हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। तो यह 10th क्लास के लिए है, यह वीडियो होने वाला है जो कि 10th क्लास के जो 2018 में जो फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम एनालिसिस करवा रखे हैं। और अगर आप सेकंड सिटिंग को अगर आप नहीं एनालिसिस देखे हैं तो आप देखिए, सेकंड सिटिंग का है 2018 का। ठीक है, इस तरह से मैं 2022 तक के पूरा कंप्लीट में करवा दूंगा, इसलिए आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, जल्द से जल्द शेयर करें। ठीक है, ताकि आपके दोस्त भी फ़ायदा उठा सके इसके साथ। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और आंसर कमेंट करेंगे कि फर्स्ट का सही उत्तर क्या होगा। ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि किन देशों के बीच हुई थी? जल्द से जल्द आंसर कमेंट करें, फर्स्ट का क्या होगा सही उत्तर। तो पहला का जो सही उत्तर होगा रूस और जर्मनी होगा। ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। मतलब पहला का कौन सा आंसर सही होगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है मित्रों? तो ये हनोई समझौता का नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसका सही उत्तर जो होगा हनोई समझौता होगा। ठीक है ना, हनोई समझौता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों। अगला जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप जल्दी से देखते हैं कि आंसर आप कमेंट कीजिए। चौथा का सही उत्तर क्या होगा मित्रों, ताकि कम समय लगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। चौथा का सही उत्तर क्या होगा? बारदोली हो गया, अहमदाबाद होगा, खेड़ा हो गया, चंपारण होगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिला था? जल्द से जल्द आंसर कमेंट करें, किसान के किस आंदोलन में? तो बारदोली सत्याग्रह। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन के आंसर कमेंट कीजिएगा। भारत के लिए पहला फैक्ट्री कब पारित किया गया था? पहला फैक्ट्री का एक्ट कब पारित किया गया था मित्रों? तो 1881 से पारित किया गया था। मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों? राइट हो जाएगा। ठीक है ना, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। 1881 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, सभी वर्ग। ठीक है ना, सभी वर्ग के द्वारा किया गया। ठीक है, फोन आ गया इसलिए रोक देते हैं। देखिए, तो भारत के लिए ये तो हो गया। छठा नंबर, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ मित्रों? तो तीनों, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग और सभी वर्ग। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन मित्रों। 7वां का क्या सही उत्तर होगा? छठा का तो फिलहाल डी ऑप्शन सही होगा, सभी वर्ग। 7वां क्वेश्चन का जल्द से उत्तर कमेंट कीजिए। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाला सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? वाणिज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, भौगोलिक खोज। कौन सी क्रांति हुई थी मित्रों? औद्योगिक क्रांति हुई थी। ठीक है ना, एक्यूरेट क्रांति तो एक्यूरेट डेट में होती नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है ना मित्रों, क्योंकि क्रांति परिवर्तन धीरे धीरे होती है। ठीक है, अगर फिर भी अगर बोलता है तो 1786 ईस्वी तक बोल सकते हैं, न तो 17वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है ना, 18वीं शताब्दी में हुई थी ये जो औद्योगिक क्रांति जो आई थी। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति होगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा मित्रों। 7वां का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाला सबसे बड़ी क्रांति जो है औद्योगिक क्रांति। 8वां क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? जल्द से जल्द आंसर कमेंट करें। भूमंडलीकरण का शुरुआत 1990 के दशक में हुआ था। आप जानते हैं मित्रों कि 1991 ईस्वी में एलपीजी आई थी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन मतलब ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण आई थी। ठीक है, उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव थे, उसी समय आई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों। भूमंडलीकरण की शुरुआत हो गई। 9वां नंबर क्वेश्चन। दशक मतलब होता है 10 वर्ष, मतलब 1990 से 2000 ईस्वी के बीच। दशक का मतलब होता है 10 वर्ष, वहाँ से जोड़ लीजिए। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी मित्रों? तो गुटेनबर्ग ने जो सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबल की थी। मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों? सही हो जाएगा, बाइबल की सबसे पहले छपाई की थी। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो विश्व में सबसे पहले जो मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी वो जल्द से जल्द आप आंसर कमेंट कीजिए, उसके बाद हम बतलाते हैं। भारत में, जापान में, चीन में या अमेरिका में? तो हम आंसर कमेंट करते हैं, हम बतलाते हैं कि चीन में हुआ था। ठीक है ना, विश्व का सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। हम लोग चलते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 11वां जो क्वेश्चन मित्रों, यह कहा जा रहा है कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो जल्द से आप आंसर कमेंट कीजिए। बेंजीन होगा, यूरिया होगा, एंड्रीन होगा या फास्फोरस होगा? तो क्या होगा मित्रों? ठीक है, तो सभी लोग जो देख रहे हैं सभी लोग आंसर कमेंट करें। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगता है। एंड्रीन या फिर फास्फोरस, यूरिया या बेंजीन?
तो 11 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एंड्रिन हो जाएगा। ठीक है, मेंढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है, तो एंड्रिन है। मतलब 11 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए मित्रों, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। बिहार में अति जल दोहन से किस भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है मित्रों, तो जल्द से जल्द आंसर कमेंट करें। फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक या लौह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों क्या, आर्सेनिक हो जाएगा। मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप आंसर कमेंट करते रहें, आर्सेनिक हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आप आंसर सही बतला पाते हैं या नहीं बतला पाते हैं। आप जल्द से जल्द आंसर कमेंट करें। संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे है, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, या फिर खनिज संपदा संरक्षण से। तो इसका जल्द से जल्द आप आंसर कमेंट करें, कौन सा सही होगा। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों, सही हो जाएगा। ठीक है ना, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मित्रों। तो 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो इसका आंसर कमेंट कीजिए जल्द से जल्द। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो बिहार के जो कुल भूमि का 7% पर ही केवल वन का फैलाव है मित्रों, डी ऑप्शन राइट है। मतलब बिहार की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है अगर वन के मामले में बात किया जाए तो। शुद्ध वातावरण के लिए आप बतलाइए, आंसर कमेंट कीजिए, कितना प्रतिशत भूमि पेड़ पौधा होना चाहिए, कुल भूमि का कितना प्रतिशत पेड़ पौधा होना चाहिए शुद्ध वातावरण के लिए। तो 33% चाहिए कुल भूमि का पेड़ पौधा चाहिए। ठीक है, लेकिन बिहार में तो मात्र 7% है मित्रों, क्योंकि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से तो आप जान ही रहे हैं मित्रों कि कितना कमा स्थान प्राप्त किए हुए है, फर्स्ट स्थान प्राप्त किए हुए हैं। भारत में फर्स्ट रैंक पर आता है बिहार, जो जनसंख्या घनत्व में पहला स्थान रखता है। जनसंख्या घनत्व मतलब कम जगह में ज़्यादा लोग रहता है, क्योंकि जनसंख्या इतना ज़्यादा है ना बिहार में कि क्या कहूँ मैं। ठीक है ना, अशिक्षा भी बहुत ज़्यादा, शिक्षा की वजह से जनसंख्याएँ भी है। 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए जो खनिज की आवश्यकता पड़ती है मित्रों, वह पड़ती है बॉक्साइट का। ठीक है ना, बॉक्साइट का। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलिए 16वां नंबर, जो 16 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, मतलब ये आंसर कमेंट कीजिए। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। असम में, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में या मेघालय में। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो राजस्थान में। मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, थार मरुस्थल भी कहाँ है, राजस्थान में है। मेघालय में मासिना में एक ऐसा जगह है जहाँ पे वर्षा का सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा वर्षा होता है मासिना। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन, इसका क्या सही उत्तर है, जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। तो इसमें जो सही उत्तर होगा मित्रों, वह होगा छोटे पैमाने का उद्योग। देखना है तो विद्युत उपकरण उद्योग होगा क्या, नहीं तो बहुत बड़े पैमाने पर होते। खिलौना उद्योग छोटा टाइप का हो सकती है। चीनी उद्योग या फिर कागज उद्योग। तो आप जल्द से जल्द आप आंसर कमेंट कीजिए क्या हो सकता है मित्रों। ठीक है, आप देखते हैं आपका विचार क्या है या नहीं है। जल्द से जल्द आप आंसर कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे जो आंसर सही होना चाहिए, खिलौना उद्योग होना चाहिए। ठीक है, मतलब सी ऑप्शन राइट होना चाहिए। पहले ना केक बहुत ज़्यादा होता था, तो चीनी उद्योग भी स्थापित की गई थी। चीनी मिल स्थापित, लगभग जानते हो कि तो स्थापित किया गया था 1840 ईस्वी में चीनी मिल स्थापित की गई थी, है ना। और 1832 ईस्वी में स्थापित किया गया था कागज उद्योग, कागज मिल स्थापित की गई थी, है ना, अंग्रेजी सरकार में। तो खिलौना उद्योग तो कोई साधारण सी ही चीज़ है भैया, तो इसको बोल सकते हैं छोटे पैमाने का उद्योग। इसलिए 18वां क्वेश्चन देखिए, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित की गई। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो स्थापित किया गया है मित्रों, है ना, हमारा एक वीडियो होगा यूट्यूब पर पड़ा हुआ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसका पढ़ लीजिएगा। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम 2005 ईस्वी के तहत स्थापित की गई थी। ठीक है, और सबसे पहले जो स्थापित किया गया था वो कांडला में स्थापित किया गया था, गुजरात में, विशेष आर्थिक जोन। ठीक है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कांडला मतलब गुजरात में। और अन्य फिर 7 को और स्थापित किया गया था। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑप्शन अगर 8 नहीं है तो 7 ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 10 ऑप्शन नहीं होगा, 7 होगा, क्योंकि आपके बुक में भी दे रखा है 7 हो गया, काट ला 8 को टोटल हो गया, लेकिन 8 ऑप्शन नहीं है तो 7 ही सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। अगर आप गूगल पर सर्च कीजिएगा तो 5400 किलोमीटर देते हैं, ठीक है। आपको जो बुक में से आप देख करके इसको सर्च कर लीजिएगा कि बुक में आखिर कितना किलोमीटर में बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई है। तो आप वैसे कमेंट करके बतलाइए क्या सही होगा। आप अगर पढ़ेंगे बिहार वाला में तो आपको पता चल जाएगा रेल मार्ग की कितनी लंबाई है। खोज करके आप आंसर कमेंट कीजिएगा, वीडियो सेव हो जाएगी तो, है ना, कितना लंबाई हो पता चल जाएगा। आपको गेसिंग पेपर आपका जो क्वेश्चन बैंक है उसमें तो दे रखा है 6283 किलोमीटर और 5400 किलोमीटर दे रखा है। गूगल पर अगर सर्च करते हैं तो 5283 के लगभग हो सकता था। तो 19 का जो है ना आप लोग आंसर कमेंट कीजिए क्या है या नहीं है, ठीक है। बाद में हम लोग भी चेक कर लेंगे कि आखिर वास्तव में क्या है इसका सही उत्तर। बिहार में जो राष्ट्रीय रेल मार्ग की जो लंबाई है हम पता कर लेंगे, रेल मार्ग की कुल लंबाई है। तो अगला क्वेश्चन फिलहाल आप आंसर कमेंट कीजिए, 20वां नंबर क्वेश्चन, 20वां नंबर आंसर कमेंट कीजिए आप। 20वां नंबर जो है आप आंसर कमेंट कीजिए जल्द से जल्द। क्या सही होगा मित्रों, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी की ऊंचाई को क्या बोलते हैं, स्थानिक ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 20 का ये ऑप्शन सही। अब चलिए हम लोग 21वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या है बताइए। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, बताइए क्या सही होगा। जब हम लोग लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है। आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई है समान भूमिकाएं, मतलब 21 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। 22वां नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है से बिल्कुल सही है। ये धर्म के आधार भेदभाव की मनाही करता है, या एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, या लोगों को कोई भी धर्म मानने की इजाज़त नहीं देता है, या महिलाओं को क्या लिख रखा है यार, महिलाओं को इसमें देख लेते हैं 22 का, हाँ 22 का देखिए इसमें नहीं दिखाई दे रहा, तो इसमें से जवाब दीजिए। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है, या लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, या फिर यह धर्म के आधार भेदभाव की मनाही करता है। तो आंसर कमेंट कीजिए, बहुत ही साधारण सी क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दीजिए इसको। क्या हुआ सही मित्रों, तो इसका सही उत्तर जो होगा यह धर्म के आधार भेदभाव की मनाही करता है, मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा 22 का ऑप्शन सही है। फाइनली हम वो जो क्वेश्चन थी मित्रों, कौन सा क्वेश्चन था वो बिहार में रेलवे वाला, उसका हम चेक कर लिए हैं आपके ज्योग्राफी की किताब में कि कौन सा सही था। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो यह जो है से सही दे रखा है क्वेश्चन बैंक में 6283 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे बुक में साफा लिखा गया है, पेज नंबर अगर देखिएगा अगर 252 में पेज नंबर 252 अपना निकालिएगा बुक का, उसमें लिखा होगा ऊपर
कि 2001 तक इस राज्य में रेल लाइन की कुल लंबाई 6283 किलोमीटर हो गई और हाजीपुर में 2002 में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थापित किया गया था 2002 से हाजीपुर में। तो इस तरह से आप अगर देखते हैं बुक में, आप अपने बुक से अगर दोस्ती रखते हैं तो कहीं भी गड़बड़ नहीं होगी। और जो आप बिहार में जो रेल मार्ग की विकास हुई थी ब्रिटिश काल में, वो सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था मित्रों? 1860 ईस्वी में बिहार में रेल मार्ग की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जो डाउट था वो भी समाप्त हो गया। 22वां नंबर क्वेश्चन भी हो गया। 23वां नंबर क्वेश्चन अब देखिए क्या है। 23वां क्वेश्चन क्या है? सत्ता में सरदारी का सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर कर देती है, फैसले लेने में देरी करती है, ये विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो जल्द से जल्द आप आंसर कमेंट कीजिए। सत्ता में सरदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24वां नंबर, 24वां जो क्वेश्चन है मित्रों वह है, 24वां क्वेश्चन क्या है मित्रों? अब देखिए, अब आंसर जल्द से जल्द आप कमेंट कीजिए। वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किस लिए जानी जाती है? बतलाइए, जल्द से जल्द आंसर कमेंट करें आप। तो देश में आपातकाल लागू हुआ था 1975 ईस्वी। आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर 3 बार आपातकाल लागू अब तक हो चुका है। राष्ट्रीय आपात में कि मैं बात बोल रहा हूँ। अनुच्छेद 352 की तरह राष्ट्रीय आपात लागू होती है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लागू होता है। वित्तीय आपात आजकल कभी आया ही नहीं, भारत में कभी वित्तीय आपात लागू ही नहीं हुई। 356 जो राष्ट्रपति शासन होता है वो न जाने कितने बार लागू हो गई, और जो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में है वह केवल 3 बार भारत में लागू हुआ है। एक बार 1962 भारत चीन युद्ध के समय, एक 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और एक 1975 ईस्वी में देश के अंदर आंतरिक गड़बड़ी के समय, जिस वक्त बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, जिसमें संपूर्ण क्रांति के नारा जयप्रकाश नारायण दिए थे। ठीक है, अगला देखिए, वही क्वेश्चन आ भी गया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जल्द से आंसर कमेंट कीजिए। हमने अभी तो बोल ही दिया कि जयप्रकाश नारायण किए थे। ठीक है ना, संपूर्ण क्रांति का नारा इसने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी जो परियोजना है वह है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। ठीक है, मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। अब चलता है अगला क्वेश्चन की ओर। 27वां, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? जल्द से जल्द आंसर बतलाएं, आपको तो याद ही होगा। राजनीतिक दल को कहा जाता है। ठीक है ना, लोकतंत्र का प्राण। अगला क्वेश्चन देखिए, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है या राष्ट्रपति पर या उपराष्ट्रपति पर? इनमें से सही है। तो आप आंसर दीजिए जल्द से जल्द। देखिए, दल बदल कानून जो है सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। यह भारतीय संविधान के में संशोधन किया गया था 52वां संविधान संशोधन किया गया था मित्रों। और यह जो संविधान संशोधन हुई थी 1985 ईस्वी में हुआ था, जिसके तहत दल बदल कानून को लागू किया गया था और संविधान में 10वां अनुसूची जोड़ा गया था। ठीक है ना, आप जानते हैं कि हमारा जब देश का संविधान बनी थी तो उस समय जो अनुसूची की संख्या थी वह 8 थी, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी हो गई? अनुसूची 12 हो गई है। तो समय समय पर अनुसूचियों को बढ़ाया गया संविधान में संशोधन करके। 9वां अनुसूची बनी थी फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के तहत भूमि सुधार कानून। 10वां अनुसूची बना 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के तहत दल बदल कानून। 11वां अनुसूची बना पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन 1992 से 93 ईस्वी के तहत। 74वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत 12वां अनुसूची जोड़ा गया था नगर प्रशासन। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों 29 नंबर कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो जल्द से आप आंसर कमेंट करेंगे कि जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ था। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा 1999 ईस्वी में। ठीक है ना, 1999 ईस्वी में। 2004 ईस्वी में तो पहला बार इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाने लगा था, ईवीएम जिसको बोलते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन आप जवाब दीजिएगा मित्रों कि इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है, क्योंकि
कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, और द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है ना। सेवा जो क्षेत्र होती है दो प्रकार की होती है, एक सरकारी सेवा होती है, गैर सरकारी सेवा होती है। ठीक है ना। 31वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए जल्द से जल्द। आज जो है से सेवा क्षेत्र का योगदान भारतीय जीडीपी में सबसे ज़्यादा है, कृषि क्षेत्र का सबसे कम है, औद्योगिक क्षेत्र का सेकंड स्थान पर है। लेकिन आज़ादी जब भारत देश का आज़ाद हुआ था तो उस समय जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो योगदान था, कृषि का सबसे ज़्यादा योगदान था उस समय, और सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे कम थी, द्वितीय था औद्योगिक क्षेत्र का योगदान दूसरा पर। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। वो कैसा कहलाता है? तो विकसित देश कहलाता था, है ना। भारत में सबसे पहले जो प्रति व्यक्ति आय ज्ञात किए थे 20 रुपया, वो 1868 ईस्वी में ज्ञात किए थे दादा भाई नौरोजी। इस चीज़ों के बारे में उन्होंने बतलाने की कोशिश की है। इनका एक बुक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उन्हीं में इन्होंने बतलाने की कोशिश किया है मित्रों। ठीक है, तो अब ध्यान से आप सीख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका जो सही उत्तर होगा, जिस देश की प्रति व्यक्ति अधिक होगी वह विकसित देश कहलाएगा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय कम होगी विकसित देश नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। धनी देशों में बढ़ता हुआ आय का स्तर जो होता है आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है, और निर्धन देशों में बढ़ता हुआ आय का स्तर आर्थिक विकास का सूचक होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है मित्रों? तो पटना जिले की। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 33 नंबर आंसर कमेंट कीजिए। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है मित्रों भारत का केंद्रीय बैंक है, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 ईस्वी के तहत, ठीक है ना, यह स्थापित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। कब स्थापित किया गया था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था मित्रों। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। और भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था मित्रों 1 जनवरी 1949 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है ना। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था सबसे पहले 1969 ईस्वी में किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद अन्य 6 बैंकों का 1980 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण किया गया था मित्रों। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि जो निजी बैंकें हैं उस पर सरकार का नियंत्रण हो जाता है, अर्थात बैंक जो है सो पैसा लेकर के नहीं भागेगी। अगर भाग भी जाएगी तो सरकार जो है सो उसका भुगतान करती है लोगों को। तो बहुत अच्छा हो जाता है राष्ट्रीयकरण करने से। ठीक है, पहले राष्ट्रीयकरण नहीं था तो बहुत सारा बैंक जो है था से भाग जाता था। तो क्वेश्चन जो है से अगला आप देख सकते हैं मित्रों, जो भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक हम बतला रहे थे कौन है, तो कौन हो जाएगा फिलहाल उत्तर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 रुपया के जो से 1 रुपया से ऊपर की जो सभी नोट होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही छापी जाती है। उस पर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होगा। और जो 1 रुपया के नोट और सभी सिक्के जो छापी जाती है, ढाला जाता है, उस पर भारत सरकार लिखा होगा। भारत सरकार के वित्त विभाग के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आप देखिए, व्यावसायिक बैंक का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? अभी हमने तुरंत बता दिया कब किया गया था मित्रों, 1969 ईस्वी में। 1980 में फिर अन्य 6 बैंकों का किया गया था। 14 बैंक 1969 में सबसे पहले किया गया था व्यावसायिक बैंक का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किया गया था 1949 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आप खाता नहीं खुलवा सकते हैं, व्यावसायिक बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत या इनमें से सभी। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से कौन सी है मित्रों जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो फोर्ड मोटर्स है, सैमसंग है, कोका कोला है, या इनमें से सभी है। तो इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है मित्रों? तो इसमें से जो है सभी है, मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है सभी है। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो जो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि इसके लिए अधिनियम 1986 से में आया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 से में आया था। बहुत सारा नीति नियम भी था, उसको आप पढ़े भी होंगे। अगला आप देख लीजिए मित्रों, क्वेश्चन क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है मित्रों? समुद्र में भूकंप का आना ही सुनामी का सबसे प्रमुख कारण होती है। ठीक है ना। आप जानते हैं मित्रों
40वां नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आप जवाब दीजिए। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिकेंद्र कहा जाता है, ठीक है ना। जो भूकंप केंद्र है उसके जो ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र होता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है ना। लगभग पृथ्वी के 100 किलोमीटर अगर नीचे जाते हैं मित्रों तो यहाँ पे सब लिक्विड टाइप की होती है, ठीक है ना। यहाँ मान लिया जाए कि भूकंपीय केंद्र है, यहाँ से जिसको उद्गम केंद्र भी बोलते हैं, यहाँ पे भूकंप उत्पन्न हुई तो जाकर के जहाँ टकराती है तरंगे सबसे पहले, है ना, उसको क्या बोलते हैं? वहाँ जगह को अधिकेंद्र बोलते हैं। और जो तरंग टकराती है उसको हम पी तरंग बोलते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर एस तरंग जाती है, उसके बाद एल तरंग जाती है। जो एल तरंग जाती है वो बाद में जाती है, लेकिन सबसे खतरनाक तरंगे होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने काफ़ी जानकारी देने की कोशिश किया है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।